हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 जो डील करता है वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है, वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है परंतु सुसंगत है। यानी कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब वे तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। और इस सेक्शन 11 को एक नियम और कहा जाता है, वह है प्ली ऑफ एलिबी, जो मैंने कि यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से तथ्य होते हैं जो सुसंगत ना होते हुए भी कब सुसंगत हो जाते हैं। तो सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8, 9 और 10 जो एविडेंस एक्ट के ये सेक्शंस हैं, इसके अंदर वे तथ्य जो सुसंगत हैं, जो उनमें कवर हो रहे हैं, और जो उनमें कवर नहीं हो रहे हैं वे फैक्ट्स सेक्शन 11 में कवर होंगे। यहां पर उन तथ्यों का घटना से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, पर रिलेशन होता है। वो कैसे होता है वो अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में दे रखा है कि ए पर बी की हत्या का वाद चल रहा है कि बी की हत्या ए ने की है। अब ए कहता है कि जिस दिन हत्या हुई थी, यानी कि लाहौर में हत्या हुई थी, उस दिन मैं कोलकाता में था। कोलकाता में होना हालांकि इस मामले से कोई रिलेट नहीं करता, पर अब रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर दोनों जगह नहीं हो सकता। या तो वो लाहौर हो सकता है या वो कोलकाता हो सकता है, और इतनी संभावना भी नहीं है कि वह व्यक्ति लाहौर से कोलकाता चला जाए और कोलकाता से पुनः लाहौर आ जाए। तो यहाँ पे ये अधि संभावना भी नहीं बनती है। तो अब देखिए, किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत होता है। यहाँ मामला इसके हत्या का चल रहा है, तो उस मामले में ए का कोलकाता जाना अपने आप में ना तो विवादित तथ्य है और ना ही सुसंगत तथ्य है। दोनों से ही रिलेट नहीं करता है, पर रिलेट क्या करता है कि उसका वहां रहना जो सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य, यानी कि प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वैसे ही यहाँ है कि उसको संभावना को वो व्यक्त करता है। क्या इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति इतनी दूर से जाके इतनी दूर तक वापस आ सकता है? अगर संभावना नहीं है तो वो फैक्ट यहाँ पर रिलेट करेगा। दोनों स्थितियों में वो फैक्ट यहाँ पे रिलेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो जा सकता है तो इसका मतलब ए दोषी है, और अगर वो इतनी दूर जाकर नहीं आ सकता है तो वो दोषी नहीं हो सकता है। तो जो मैंने बताया, जैसे जो मामले 6, 7, 8, 9, 10 सेक्शन में कवर नहीं होते हैं, जो जो कवर नहीं हो रहे हैं, वे फैक्ट्स सेक्शन 11 में आते हैं। अपने आप में ये सेक्शन बहुत छोटा है, परंतु अगर इसको डेप्थ में देखा जाए तो ये सेक्शन बहुत ही बड़ा है। कौन से मामले में कितनी संभावनाएं ग्रहण करनी है या नहीं करनी है, और किसी मामले को वहां तक ले जाने के लिए वो शख्स या वो जो संभावना है वो ग्रहण करने लायक है या नहीं है, ये न्यायालय के विवेक पर रहता है। कोर्ट देखता है कि मामले में इस शख्स को अंतिम डिसीजन तक पहुंचाने के लिए अगर आवश्यकता है तो वो उसको ग्रहण करेगा। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर ये इसको लिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने इसका एक एग्जांपल आपको बताया। एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन और है, वो देखिए। मान लीजिए इसमें ये आया है ए, बी, सी, डी। इन चारों पर कोई मामला है, एक्स की हत्या का मामला है। अब वहां पर आया कि ना तो वह डी ने किया है, ना सी ने किया है, ना ही बी ने किया है। तब जब
वो एक्ट, वो हत्या ना बी ने की, ना सी ने की, ना डी ने की, तो संभवतः वो किसने की होगी। अब संभावना कहाँ चली गई है, ए पर चली गई है। जब इन चारों में से कोई संदेह में था, या तो इसने या इसने या इसने, अगर तीन ने नहीं की है तो ये माना जाएगा कि ए ने वह एक्ट किया है। तो ये है वहां पर वे तथ्य जो कि अन्यथा रूप से तो सुसंगत नहीं होते, परंतु सुसंगत हो जाते हैं। कब हो जाते हैं कि उस मामले में जहां किसी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से असंगत तो होते हैं, ठीक है, जो स्वयं या अन्य तथ्यों से मिलकर किसी विवादक तथ्य, क्योंकि अभी हम जो सेक्शन 5 से 54 तक हम जितने सेक्शन है वो सब के सब अभी वही पढ़ेंगे जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे या फैक्ट इन इश्यू के मैटर होंगे। तो यहाँ पे रेलेवेंट और फैक्ट इन इश्यू की बार बार बात आएगी। तो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य बनाते हैं, कि या अत्यधिक अधिसंभाव्य यानी कि संभावना से भी और अधिक, और अत्यधिक अनअधिसंभाव्य यानी कि संभावना से और भी कम। यही है इसकी एक्ट की लैंग्वेज, और 2 इलिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम कुछ केस इन लॉ पढ़ लेते हैं जिसमें ये चीजें और आई गई है। फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए। आमतौर पर इस उपधारा में 5 प्रकार के ऐसे मामले होते हैं जो इसमें विचार में लिए जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 11 में लिख देती हूं, ठीक है, कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। इसमें 5 प्रकार के ऐसे मामले हैं जो इस उपधारा के अंतर्गत आते हैं या इस उपधारा के अंतर्गत ऐसे मामले लिए जाते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने जैसे बताया था, प्ली ऑफ एलिबी यानी कि अन्यत्र उपस्थिति का तर्क, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बी की हत्या का ए पर मामला चल रहा है। अब ए कहता है कि मैं उस समय कोलकाता में था और हत्या लाहौर में हुई, जो कि रजिस्ट्रेशन में दे रखा है। तो ए या तो उस वक्त लाहौर में हो सकता है या फिर कोलकाता में हो सकता है, और ये भी संभावना नहीं बनती कि वो लाहौर से हत्या करके वापस कोलकाता चला जाए। तो यहाँ पर ये है अन्यत्र उपस्थिति का तर्क। अगर ए ये बात साबित कर देता है कि मैं उस दिन, जिस दिन बी की हत्या हुई थी, कोलकाता में था, तो ये अन्यथा, ये सुसंगत ना होते हुए भी, ये तथ्य सुसंगत ना होते हुए भी सुसंगत हो जाएगा। अन्यत्र उपस्थिति का तर्क यानी कि ये बचाव जो व्यक्ति कहता है, जैसे ए कह रहा है कि मैं कोलकाता में था, तो उसी व्यक्ति को अपना ये मामला साबित करना पड़ेगा। अगर जिसको बचाव चाहिए, फैक्ट्स उसे ही प्रूफ करने पड़ेंगे, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले इस पर आएगा कि मैं अन्यत्र उपस्थित था। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड, संतान की औरस्ता दिखाने के लिए पति की पहुंच न होना। ये हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 112 में। सेक्शन 112 ये मैंने आपको प्रिजम्पशन पढ़ाया था, तब भी बताया था, जहां कंक्लूसिव प्रूफ में ये था कि संतान की औरस्ता दिखाने के लिए जो अगर पति ये कह देता है कि उसकी पहुंच ही नहीं थी, यानी कि मान लीजिए ए और बी पति पत्नी है और सी जो कि उनका पुत्र है, जिसकी धर्मस्थता का मामला है, तो अगर ए ये साबित कर देता है कि जब सी की माता के गर्भ में सी आया था, उस समय मेरी पहुंच नहीं थी कि मैं बी तक जाऊं, उस दौरान नहीं थी। और अगर ये साबित हो जाता है तो सी ए का
औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी पहुंच ही बड़ी बात है। अगर वो पहुंच है तो वह उसका औरस पुत्र होगा, और अगर वो ये साबित कर देता है कि उस समय इतनी मेरी पहुंच नहीं थी, क्या उस दौरान हम मिल सके, तो ये मेरा औरस पुत्र नहीं होगा। तो ये सेक्शन 112 112 में डिफाइन किया गया है। वहां पर भी ये तथ्य अन्यथा सुसंगत ना होते हुए भी सुसंगत माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आरोपित व्यक्ति की उत्तरजीविता। अब आरोपित व्यक्ति की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए कि ए मर गया है 1 मार्च को 2020 को, वो मर गया है, ठीक है। उस पर उसके मरने के लिए यानी कि उसका हत्या का मामला किसमें चल रहा है? बी पर चल रहा है। और अगर बी ये साबित कर देता है कि 15 मार्च तक तो भाई वो जिंदा ही था, जब वो 15 मार्च तक जिंदा रहेगा तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट रहेगी, यानी कि इसका मतलब वो मरा नहीं, इसका मतलब तो वो मरा नहीं। 15 मार्च तक जिंदा है, इसका मतलब वो मरा नहीं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की रिवर्स है। तो ये बात भी अन्यथा सुसंगत नहीं होते हुए भी सुसंगत होगी। अगर ये साबित हो जाता है तो ये इसने इसका हत्या नहीं की है। तो यहाँ पे भी दो कॉन्ट्राडिक्ट बातें हैं, परंतु वो एक दूसरे से सुसंगत है। यहाँ पर भी जैसे अभी मैंने बताया, अगर उसकी पहुंच है तो वो औरस पुत्र है, और नहीं है और उसकी पहुंच ही नहीं है तो वो उसका औरस पुत्र हो ही नहीं सकता। तो दोनों एक दूसरे के विसंगत है। औरस पुत्र तभी होगा जब उसकी पहुंच होगी, अगर पहुंच नहीं है तो वो उसका औरस पुत्र नहीं है। यहाँ पर भी वही है, ए या तो लाहौर में हो सकता है या कोलकाता में हो सकता है, पर दोनों जगह वो नहीं हो सकता। ना ये संभव कि वो जा सकता है। परंतु एक मामला था जिसमें एक व्यक्ति पर हत्या का अपराध चला और उसने कहा कि मैं 400-500 मीटर दूरी पर था, पर न्यायालय ने माना कि 400-500 मीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, वहां पर आप अपना कार्य करके पुनः वापस लौट भी सकते हो, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ नंबर हो गया हमारा, थर्ड नंबर हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित होना। इसमें क्या है? इसमें ये है कि अगर मान लीजिए, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि ए पर अपराध चल रहा है बी के हत्या का, यानी कि इसको अपराधी बनाया गया है कि उसने बी की हत्या की है। परंतु अगर ए ये साबित कर देता है कि सी ने उसकी हत्या की है, सी ने ए की बी की हत्या की है, तो मान के चलिए ये और ये दोनों एक दूसरे से विसंगत है, या तो ए होगा या सी होगा। अगर सी को पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में ए साबित कर देता है कि वो हत्या सी ने की है, तो इसका मतलब बी ने नहीं की है, इसका मतलब ए ने नहीं की है बी की हत्या। तो यहाँ पर भी अभियुक्त के अतिरिक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित हो जाता है तो इसका मतलब अभियुक्त दोषी नहीं है। यहाँ पर भी वही है कि अन्यथा सुसंगत ना होते हुए भी वो सुसंगत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने को स्वयं चोट पहुंचाना। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। वही ए पर बी की हत्या का मामला चल रहा है और अगर ए ये साबित कर देता है कि बी ने तो स्वयं ही आत्महत्या कर ली थी, मैंने नहीं मारा है, उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी, मेरी अप्रोच ही नहीं थी कि उसको वहां तक जहां उसने उसकी बॉडी मिली है वहां मैं पहुंच सकूं और उसको मार सकूं, और अगर वो ये साबित कर देता है उसकी आत्महत्या, तो इसका मतलब ए ने हत्या नहीं की है, क्योंकि या तो वो आत्महत्या करेगा या फिर हत्या होगी, दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। तो ये वे फैक्ट्स है जो अन्यथा सुसंगत ना होते हुए भी सुसंगत हैं। अब हम 2-4 केस इन लॉ है जो इसमें देख लेते हैं।
आप इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं केस नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य वर्सेज नरसिम्हा राव AIR 1984। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये अन्यत्र उपस्थिति की जो तर्क लिया जाता है, अन्यत्र उपस्थिति का जो वो तर्क लिया जाता है, वह तर्क पूर्ण रूप से साबित होना जरूरी है कि वह वाकई में वह व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर उपस्थित था, क्योंकि वहां पर उसका इतनी अधिसंभावना होनी चाहिए कि वाकई में वह उस घटना स्थल पे पहुंचने के लिए सक्षम भी नहीं था और वह मामले से पूरी तरीके से अपवर्जित था। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि ये जो तर्क है प्ली ऑफ एलिबी का, इसको पूरी तरीके से साबित होना जरूरी है कि वह उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो दूसरा पॉइंट है, दूसरा आपका केस है सखाराम वर्सेज MP राज्य AIR 1992 का मामला है। इस मामले में क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं अन्यत्र उपस्थित था या मैं उस समय घटना स्थल पर नहीं था, अगर वह ये बात पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाता है, अभियुक्त ये बात पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह दोषी है। अब अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस जो शख्स है उसका जो बर्डन है वो अब अभियोजन पक्ष पर चला जाएगा। यानी कि क्रिमिनल केसेस के अंदर हमेशा मामला बियॉन्ड डाउट ही साबित होना जरूरी है, तभी अभियुक्त को सजा मिलती है। तो यहाँ पर अगर अभियुक्त पक्ष ये साबित नहीं कर पाया पूरी तरीके से कि वह अन्यत्र उपस्थित था, तो अब अभियोजन पक्ष का दायित्व बनता है कि वह साबित करे कि वह मामले के समय उसी जगह उपस्थित था। अब जो थर्ड केस है, इसी तरीके के डिसीजन इसमें भी दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से, कोई अभियुक्त पूरी तरीके से ये साबित नहीं कर पाता है कि वह उस समय वहां नहीं था, तो अब अभियोजन उसको साबित करेगा कि वह मामले के समय वहां था। केवल उसका ना साबित करना उसको दोषी करार नहीं देता है। अब हम आते हैं 4th नंबर केस पे, ग्रेट लक्ष्मी मंगूराजू वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2001 का ये मामला है। इस मामले में क्या होता है कि दो व्यक्ति किसी के घर जाते हैं और वहां पर हत्या कर देते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति की अंगुलियों के निशान एक अलमारी पे बन जाते हैं, मिल जाते हैं, परंतु एक व्यक्ति के वहां निशान नहीं मिलते हैं। जब छानबीन होती है तो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ में होता है वह कहता है कि मैं वहां उपस्थित था ही नहीं, क्योंकि मेरे अंगुलियों के निशान वहां नहीं है, जिसके निशान है केवल वही उपस्थित था। तब न्यायालय ने माना, ये कहा कि केवल अंगुलियों के निशान नहीं होने से यह साबित नहीं हो जाता है कि वह वहां उपस्थित नहीं था। परिस्थितियां और फैक्ट्स देखकर ही तथ्यों को स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो 4 केस हैं, ये इसके थोड़े इंपॉर्टेंट केसों में आते हैं जो कि इसको पूरे को डिफाइन कर देंगे। प्ली ऑफ एलिबी, तो क्वेश्चन वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं? सेक्शन 11E एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां तथ्य सुसंगत ना होते हुए भी सुसंगत हो जाते हैं। मैंने जैसे बताया था सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 में जो फैक्ट्स जो रेलेवेंट और फैक्टिंग इश्यू कवर नहीं होंगे वो सेक्शन 11 में कवर हो जाएंगे। या क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्ली ऑफ एलिबी का जो नियम है वे, कि या प्ली ऑफ एलिबी का नियम क्या है, या फिर वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं। क्वेश्चन LLB में किसी भी तरीके से पुट किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।